सचिवालय में लगी भीषण आग, जिसमें जरूरी दस्तावेज स्वाहा हो गए। 2006 में मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुआ अग्निकांड, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद पटाखा बाजार में लगी आग, जिसमें 250 दुकानें जलकर राख हो गई। करोड़ों का नुकसान और हादसे के बाद जांच के लिए दौड़ती फाइलें। लेकिन हादसों से क्या हमने कोई सबक लिया है? क्योंकि आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि देश में तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनमें अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। हैरानी की बात है कि देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के पास भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। जब भी आगजनी की घटना होती है तो बड़े पैमाने पर वित्त हानि होती है और जीवित हानि होती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जैसे हम संसद की बात करें या महाराष्ट्र में मंत्रालय की बात करें, हर जगह जब जब इस तरह की खामियां देखी गई है, खामियां पाई गई है और जब जब फायर ब्रिगेड ने इसे अनदेखा कर दिया है, तब तक दुर्घटना हुई है और उसका खामियाजा हमें राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई के कई बड़े अस्पतालों के पास भी फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है। ये ऐसी तमाम इमारतें हैं जिनमें एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि जिस बिल्डिंग में उनकी रिहाइश है वो कितनी खतरनाक है। कानूनन तरीका है कि फायर सेफ्टी विभाग से अग्निशमन सर्टिफिकेट लेना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर विभागों का रवैया काफी गैर जिम्मेदाराना है। जो महाराष्ट्र जो सेफ्टी फायर ऑडिट का जो रूल कहता है कि हर 6 महीने में, चाहे वो निजी बिल्डिंग हो या सरकारी विभाग हो, उसे अपनी एजेंसी के जरिए फायर सेफ्टी के सभी नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट को फिर फायर ब्रिगेड को देना पड़ता है। मगर हम देखते हैं कि जो मुंबई का जो फायर ब्रिगेड है वो हमेशा प्रत्यक्ष घटनास्थल पर जाकर किसी भी तरह की जांच नहीं करता है। कई बार रिश्वत के दम पर हो या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते फायर ब्रिगेड ऑफिस में बैठे हुए एनओसी देता है। उसकी वजह से जब जब ऐसी दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। फायर सेफ्टी का मसला राज्यों से जुड़ा है। और इनमें राज्यों के अलग अलग कानून हैं, लेकिन फायर सर्विस रूल्स और नेशनल बिल्डिंग ऑफ इंडिया के तहत सभी मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऊंची इमारतों और स्कूल में आग से बचाव के उपकरण लगाने जरूरी है, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। फायर ब्रिगेड के जो नियम है, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है, वो काफी जटिल है। वहाँ करीब 32 ऐसी एनओसी लगती है, तब जाकर फायर ब्रिगेड अपनी एनओसी जारी करता है। तो हमारी हमेशा सरकार से मांग रही है कि जब भी कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है या कोई सरकारी विभाग होता है तो वहां पर जो नॉर्म्स की जो प्रक्रिया है उसे सरल और सुलभ करे, उसे वन विंडो करे। क्योंकि जो कानूनन और जो अलग अलग तकनीकी जो अड़चने हैं उसकी वजह से आम आदमी हो चाहे सरकारी विभाग हो, वो फायर की ऑडिट करने से भागता है। तो हमारी सरकार से विनम्र अनुरोध है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आप फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स को सरल बनाए, उसे वन विंडो करे, ताकि आम आदमी भी जाकर फायर ब्रिगेड से अपनी बात कर सकता है। अग्नि सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों का रवैया ठीक नहीं। आखिर मसला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, तो सरकारों और फायर विभाग को इसमें ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। आरटीआई कानून में साफ लिखा है कि अगर लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी कोई भी आरटीआई है तो उसकी जो जानकारी है जन सूचना अधिकारी 48 घंटे के अंदर देगा। सुप्रीम कोर्ट और संसद पर जो फायर सेफ्टी को आरटीआई थी वो इसी के तहत आती है, लेकिन फायर विभाग ने जवाब नहीं दिया और सीआईसी ने तलब किया और फायर विभाग को कहा कि वो तुरंत इसकी जानकारी दे। देश में लाखों ऐसी इमारतें हैं जिनमें फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी विभाग, ये ऐसी इमारतें हैं जिन पर फायर विभाग की तरफ से फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में एक बड़ी घटना का सबब बन सकती है। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली।
तो हमारी रिपोर्ट थी आशीष शर्मा जी। जो आरटीआई लगी उस आरटीआई में ये कहा गया कि संसद और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखे तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है इसको लेकर लगातार उल्लंघन बढ़ता गया है। कैसे देखेंगे आप इसको, इतनी बड़ी इमारतों में, इतनी महत्वपूर्ण इमारतों में इस तरह की जो लापरवाही हो रही है? देखिए, लापरवाही एक तरह से आमतौर पर देखी गई है। सबसे बड़ी यही है कि सिस्टम एक बार लग जाते हैं और किसी भी बिल्डिंग को एनओसी मिल जाता है, खासतौर पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी देखा गया है ये, जहां पर एनुअल रिन्यूअल नहीं है वहां पर लोग इसको एक बार सिस्टम लगाने के बाद, एनओसी होने के बाद भूल जाते हैं और रेगुलर मेंटेनेंस अपकीप वगैरह नहीं रखी जाती है। और उसकी वजह से होता यह है कि जब कभी आग लगती है तभी इन चीजों का पता लगता है कि काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसमें दो चीजें मुख्य हैं, जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, पानी की अवेलेबिलिटी और उसके अलावा मीन्स ऑफ एस्केप, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका पूल ठीक ठाक रखा जाना। तो कुल मिलाकर के एक रेगुलर सिस्टम जरूरी है। एक्ट में भी प्रावधान है, दिल्ली में तो फायर सर्विस जो एक्ट है उसके तहत भी आता है। और लेकिन बिल्डिंग का जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, वो जो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उनके ऊपर होता है। शर्मा जी, मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये आरटीआई से जो जानकारी सामने आई वो ये बताती है सुप्रीम कोर्ट में साल 2004 में लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था। इसका मतलब है कि जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स क्या कहते हैं और क्या सीधा सीधा नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं है? देखिए, दो तरह से इसको देखा जाना चाहिए। एक, बिल्डिंग जब अगर फायर सर्विस ने उसको एनओसी कर दिया है, 2004 में हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2004 में नहीं होगा, उसके बाद भी इंस्पेक्शन हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट फायर का हुआ है तो उसके बाद भी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन होते हैं। तो इसमें जरूर उसके बाद भी इंस्पेक्शन हुए हैं, लेकिन चूंकि एक नॉर्मल टोटल इंस्पेक्शन होता है वो शायद उसके बाद नहीं हुआ होगा, लेकिन इंस्पेक्शन बिल्डिंग में होते रहे। मैं ये कहना चाहूंगा उसमें कि देखिए, फायर सर्विस के पास अगर उसको एनुअल रखा जाए इंस्पेक्शन को या 3 साल के बाद रखा जाए, एक बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत होगी, जो कि नहीं है, क्योंकि अभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए भी आदमी बहुत कम है। अच्छा। और काफी वैकेंसीज हैं, लगभग 50% के करीब वैकेंसीज हैं जो कि भरी नहीं जा रही हैं। लेकिन वो एक इस चीज के आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो बिल्डिंग का रखरखाव है फायर फाइटिंग सिस्टम का, वो जो लोग उसकी मेंटेनेंस के इंचार्ज हैं उन्हीं को रखना पड़ता है, केयर टेकर है या इलेक्ट्रिकल या सिविल के जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सर्विस के ऊपर ना छोड़ करके इसमें एक ऐसी व्यवस्था की गई है, जो अभी एक्ट में पिछला एक्ट बना है, कि सभी लोग अपनी तरफ से एनुअली बिल्डिंग का, जैसे कि शुरू में जांच हुई थी, शुरू में एनओसी मिला था और जो भी चीजें फंक्शनल थी उसका एक अपने आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि सब ये सब चीजें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, वो इन पोजीशन है और वो काम कर रही है। यानी वो लोग अपने आप ही, जो केयर टेकर्स होते हैं, वो लोग इस तरह की ड्रिल करते हैं और उसके बाद जानकारी दे देते हैं कि अगर वो जानकारी दे देते हैं, देखिए खुद आदमी कोई अगर अपनी चीज वेरीफाई करेगा तो उसकी जिम्मेवारी बनेगी, उसको लगेगा कि मैं चेक कर लूं ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई बाहर वाला आएगा और उस दिन जिस दिन इंस्पेक्शन रखी है उस दिन आपने ठीक ठाक कर लिया है और उसके अगले दिन से फिर वही हालत हो गई, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर नहीं होगा। आपको लगता है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं उससे साफ ऐसा लगता है कि कम से कम फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखने में आया कि नियम बना करके विभाग जो है वो घर बैठ जाते हैं और एनओसी लेकर के इंस्टीट्यूशंस बैठ जाते हैं। उसके बाद में उनकी भी जिम्मेदारी नहीं रहती और विभाग ये कहता है कि हमने एनओसी दी, उस समय तक जांच कर ली थी, उसके बाद कोई नहीं है। जिम्मेदारी दोनों को उठानी पड़ेगी, खाली विभाग को भी नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि इनके डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, पब्लिक कहती है कि डिपार्टमेंट में चक्कर काटो, तुम्हारी रिश्वत मांगी जाती है। तो अगर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठाएं तो संभव है कि बहुत हद तक मेरठ में आपने कई आरटीआई इस संदर्भ में लगाई और मेरठ में भी कई बड़े अग्निकांड हुए हैं। वहां पर किस तरह का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिला? वहां एक्सपीरियंस में ये सबसे बड़ी यही दिक्कत है, वहां पर भी विभाग जो जाते भी है जांच में तो उनको
इंस्टीट्यूशन वाले भी पहले कोशिश करते हैं कि भाई ले दे करके मामले को निपटाओ जी, और उसके बाद में विभाग भी यही कहता है कि चलो कुछ मिल रहा है तो छोड़ो, उसके आगे क्या करना है। वहां पर अभी मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसके अंतर्गत आया कि 1300 इंस्टीट्यूशन के अंदर केवल 248 इंस्टीट्यूशन के अंदर फायर सर्विस का है। जब उसके ऊपर कुछ इंस्टीट्यूशनों ने आपत्ति भी जताई कि हमने किया था, तो फायर सर्विस वालों ने कह दिया कि कुछ नाम छूट गए होंगे। तो इससे ये लगता है कि फायर विभाग वाले खुद भी अपनी चीज को पूरा नहीं करते हैं। चंद्रभूषण जी, आपके एक्सपीरियंस क्या रहा अगर हम बात करें, क्योंकि अभी मैं फरीदाबाद का खास करके जिक्र करना चाहूंगा। फरीदाबाद में जब हमने देखा था पिछली दिवाली को आग लगी थी, एक बड़ा भयंकर अग्निकांड हुआ था, और उस अग्निकांड के बाद जब फरीदाबाद में आरटीआई लगाई गई तो फायर सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसने उस आरटीआई के तमाम सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। पहले दूसरे डिपार्टमेंट में डाला और फिर उसका जवाब देने से मना कर दिया गया। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं लखनऊ में भी, कानपुर में भी ऐसे जो बड़े शहर हैं यहाँ के। और जो मुझे देखने को मिला है लखनऊ में वो तथ्य ये है कि यहाँ पर जितनी बड़ी बिल्डिंग्स है, शॉपिंग मॉल्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पे खाना पूर्ति की दृष्टि से सेफ्टी सिस्टम्स तो, फायर सेफ्टी सिस्टम्स तो लगे मिलेंगे आपको, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो कार्य रूप में नहीं दिखेंगे जी। अभी लखनऊ में एक आग लगी थी तो उसमें बाद में जो पोस्ट एक्सीडेंट जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि वो जो फायर सेफ्टी यूनिट लगी है उसको कैसे ऑपरेट करना है। ये संकट है। दूसरा, हम इंटरेस्टिंग बात बताएं कि अगर कहीं पर भी आग लग जाती है जो आपके शॉपिंग मॉल्स है या जो बड़ी बिल्डिंग्स है जी, तो वहां पे जो नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रोविजन है उसके हिसाब से 6 मीटर की रेडियस में ओपन एरिया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितनी शॉपिंग मॉल से बड़ी बिल्डिंग मिलेगी वहां पर कोई ऐसी ओपन एरिया आपको नहीं मिलेगी जो हमने देखा है। एक इंटरेस्टिंग खबर जो अभी आपको बहुत ही हैरान करने वाली है कि उत्तर प्रदेश में जो शक्ति भवन है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संपूर्ण विद्युत व्यवस्था का कंट्रोल रूम भी उसमें है, वहाँ फायर ऑफिसर के 2 पद स्वीकृत है और विगत 5-6 सालों से पद रिक्त चल रहे हैं। कोई ऑफिसर नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है। और अगर कोई खुदा निखास्ता कोई दुर्घटना शक्ति भवन में हो जाए तो उसको रोकने वाला वहां कोई नहीं है। ऐसे ही तमाम शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां के बारे में भी प्रोविजन है। जो शॉपिंग मॉल्स या 20 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग होती है जी, उन बिल्डिंग्स में भी फायर के एक्सपर्ट एक एम्प्लॉय होना चाहिए। तो वहां पर भी मिला जुला करके खाना पूर्ति ही है और स्थिति अच्छी नहीं है। और जो मशीनें वहां लगी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं है, इसको लेकर भी संदेहास्पद स्थिति है। तो ये मिला जुला की तस्वीर बड़ी भयावह है। आरसी शर्मा जी, मैं हालांकि आप दिल्ली में रहे लेकिन मैं महाराष्ट्र की एक बात बताता हूँ और जरूर आपसे मैं टिप्पणी जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आखिर क्यों इतने लापरवाह हैं इस तरह की चीजों को लेकर के। महाराष्ट्र में हमने देखा था कि जून 2012 में जो मंत्रालय है, वहां सेक्रेटरीट है, वहां पर एक बड़ी आग लगी थी। महाराष्ट्र में सेक्रेटरीट में आग लग जाती है। जब आरटीआई लगी तो पता चला 2008 में फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था वहां पर सारा, और उसके बाद राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी गई थी 2008 में ही। 2010 में रिमाइंडर दिया गया राज्य सरकार को कि जो रिपोर्ट दी गई है फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर, उस रिपोर्ट पर कुछ काम नहीं हुआ, काम होना चाहिए। 2010 में उसको लेकर रिमाइंडर दिया गया। 2010 में भी कुछ नहीं हुआ और अंततः हमने देखा 2012 में वहां पर एक बड़ा अग्निकांड हुआ। हर स्टेट का अलग अलग एक रूल रेगुलेशन है, जो अपने स्टेट में एक्ट बनाया है उसको इम्प्लीमेंट किया है पूरा, उसी हिसाब से फायर सर्विस की हालत है, उसी हिसाब से बिल्डिंग की सुरक्षा जो है वो निर्धारित उससे होती है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में फायर सर्विसेज बिल्डिंग बायलॉज थे, उसके हिसाब से जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें सब में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फायर सर्विस उसको नक्शे पास करता है और सिस्टम वेरीफाई करता है, उसके बाद उसको बिजली पानी मिलता है। तो जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं दिल्ली में, उनमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टरवर्ड जो मेंटेनेंस होती है बाद में, उसकी समस्या हो सकती है। लेकिन जहां तक इसकी एक्ट की है, उसके बाद जो एक्ट बना है स्टेट्स में, उसके रूल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से फायर सर्विस को अगर अथॉरिटी दे रखी है तो
उसको काम करना पड़ता है। जैसे कि अब दिल्ली में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 50 बिल्डिंग एक साथ सील की गई थी, बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए थे, क्योंकि काफी रिमाइंडर्स देने के बाद वो सिस्टम जो है पूरे नहीं लग रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप इनको बिल्डिंग सील मत करिए, इनको कुछ टाइम दीजिए। 1 साल टाइम दिया गया, उनके ऊपर फाइन लगाए गए, लोगों के ऊपर 50,000 रुपए, फिर बाद में बढ़ाया गया उसको। तो लगभग जो 50 के करीब बिल्डिंग थी, नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस, राजेंद्र प्लेस में सब सिस्टम ठीक ठाक किए। कानून का डंडा जो है वो जरूर चलाना पड़ेगा तभी। लेकिन आप क्या करेंगे? कानून का डंडा हमने देखा इन सब जगह पे तो हुआ, लेकिन क्या स्कूलों में आपके बच्चे सुरक्षित हैं? या फिर आप अस्पताल जाते हैं अगर, तो क्या अस्पताल में आप सुरक्षित है? इस तरह के किसी अग्निकांड की आशंका को लेकर अगर बात करें तो क्या सुरक्षित है, ये हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। देश में ऐसा माना जा रहा है 2012-13 में करीब 23,000 मौतें हुई थी आग लगने के कारणों से। लेकिन जब इस तरह के अग्निकांड हो जाते हैं तब हम इन पर बात करते हैं। लेकिन हम ये भी दिखा रहे हैं, आरटीआई के आंकड़े तमाम दिखा रहे हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर हम हिंदुस्तानी बहुत लापरवाही बरतते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे और आपको लगता होगा कि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित है, लेकिन क्या वास्तव में बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं? एक आरटीआई का जवाब यह कहता है कि दिल्ली में, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 1200 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं आग लगने के कारणों से बचाव के लिए रास्ते नहीं अख्तियार किए। और बड़े दुख की बात है, जिस देश में कुंभकोणम जैसा हादसा हुआ हो, आपको आज भी याद होगा, आपकी रूह आज कांप जाती होगी जब आप कुंभकोणम के हादसे को याद करते होंगे। तमिलनाडु में जो हादसा हुआ था 2004 में, इसमें 94 बच्चे, जी हां 94 बच्चों की इसमें मौत हुई थी, दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुंभकोणम हादसे से भी हमने सबक नहीं सीखा। देखते हैं रिपोर्ट की स्कूलों में दरअसल क्या स्थिति है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ऐसे जुमले अक्सर हमें सुनने के लिए मिल जाते हैं, पर क्या हम अपने देश के इस भविष्य के प्रति ईमानदारी से सजग है? क्या हमें इनकी फिक्र है? दरअसल सच तो हमारे पास सिवाय छाती पीटने का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश के अलग अलग स्कूलों में आगजनी की घटना नहीं घटी है, लेकिन हम उससे कोई सीख नहीं लिए हैं। यही सच्चाई है। 16 जुलाई 2004 तमिलनाडु के कुंभकोणम के एक स्कूल में लगी आग के कारण 91 बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर 23 दिसंबर 1995 हरियाणा के मंडी डबवाली के एक स्कूल में लगी भीषण आग की, जिसमें लगभग 425 बच्चे मरे और 200 घायल हो गए थे। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पालिन शहर के एक स्कूल के छात्रावास की इमारत में आग लगने से 14 मौतें हुई थी। जब छात्रावास में आग लगी थी उस समय वहां करीब 60 बच्चे थे, जिसमें 10 बच्चों के शव मिले थे। ऐसे ही न जाने कितनी ही घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे सीखना तो दूर, हम उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते। और जब ऐसी हृदय विदारक घटना घट जाती है तो कुछ दिन छाती पीटते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या हम सीखने के लिए और आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए कभी शुरुआत करेंगे? क्या कोई कदम उठाएंगे? पुनीत शर्मा जी, आपने मेरठ की बात की। मेरठ में कई सारे इंस्टीट्यूट आपने बताया कि जहां फायर सेफ्टी नॉर्म नहीं है। दिल्ली में 12 से ज्यादा स्कूल सामने आए जिनको फायर जो है सेफ्टी नॉर्म्स वहां नहीं किए जा रहे। क्या इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है?
ये वैसे देखा जाए तो संस्थानों की अपनी छोटे से लालच के लिए लापरवाही बड़ी कर दी जाती है, क्योंकि वो लोग जरा जरा सी जगह को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। विभाग केवल रिश्वतखोरी में लगे रहते हैं और उसी का नतीजा है कि भुगतने के लिए सभी को भुगतना पड़ता है। जब आपने आरटीआई लगाई मेरठ में, जब आपको पता चला कि 1200 इतने इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या आपने जब इस बारे में जो इंस्टीट्यूशंस थे या फिर वहां जो प्रशासन था, पुलिस थी, आपने इस पे बात की, कुछ रिएक्शन हुआ इसका? कोई रिएक्शन नहीं है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है जी, क्योंकि प्रशासन अगर देखा जाए तो बंदे में एनओसी देते समय ही प्रशासन को, एमडीए को, सबको होता है कि भाई इनको नॉर्म्स पूरे कराने हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद सारी जगह हो रहे हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, स्कूलों में ये स्थिति है और हम देखते हैं कि स्कूलों में एडमिशन के नाम पर जो है लोगों से चंदा लिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि ये 1200 जो स्कूल हैं इसमें बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी हैं, सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। विद्यालय एक बड़ा मुद्दा है और जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पे एक बड़ी चुनौती हो सकती है जी। इसको मैं मानता हूँ संवेदनशीलता का संकट है। दूसरा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के जो लिटरेसी का पार्ट है जी, उसका संकट है। तीसरा, जो फायर डिपार्टमेंट का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, तो इनके पास स्टाफिंग पैटर्न बहुत छोटे हैं, इनके पास ऑफिसर्स बहुत कम है और इस दृष्टि से वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तीन बड़ी चुनौतियां हैं। समग्रता में कहा जा सकता है कि उनकी संवेदनशीलता जी, जो विद्यालय प्रबंधन की, बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं। आरसी शर्मा जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा बहुत संक्षेप में। ये जो स्कूल्स का मामला सामने आया है कि अगर 1200 स्कूलों में इस तरह के नॉर्म्स का पालन, कम से कम इनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि माँ बाप को पता चले, जो लोग भरोसे पे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनको पता चले कि ये स्कूल है जहां पे प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वेल, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब ये कुंभकोण का इंसिडेंट हुआ था तो दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और एक से नॉर्म्स जो है फिक्स किए थे। उसमें चूंकि स्कूल जो पुराने नए बने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब पूरा फॉलो हो रहा है। जो पुराने स्कूल चल रहे हैं उसमें कि क्या कुछ मिनिमम होना चाहिए, वो बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से, जैसे कि सिंगल स्टोरी में स्कूल चल रहा है तो खाली उसको फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं। अगर 2 मंजिल का है तो उसमें भी साथ में आ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के स्कूलों में, क्योंकि जिस तरह का डिजाइन नॉर्मली होता है, मैं आपसे संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या कभी ये इस तरह की ताकत है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को कि वो जाए स्कूलों में छापा मारे और देखे कि वहां पर दरअसल फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं, और अगर है तो क्या करा जाता है ऐसा? नहीं, इसका स्कूल का इसलिए नहीं किया जाता है कि एक पूरी कंप्लीट जो है सर्वे किया गया स्कूलों का दिल्ली में, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मुझे पता है, और सबको जो शॉर्टकमिंग्स थी वो बता दी गई। दुर्भाग्य की बात है जो आरटीए से कम जो बात सामने है कि उनका पालन नहीं हो रहा है, इनका पालन होना चाहिए। और इसमें जो पेरेंट्स, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनका बड़ा रोल हो सकता है। कम से कम बच्चे वहां सुरक्षित रहें, ये बहुत जरूरी है। बच्चे के अस्पतालों की सुरक्षा देना ही बहुत जरूरी है और आमतौर पर जो हमारे लापरवाह रवैया है उसको हमें बदलना होगा, कम से कम फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप इस अहम विषय पर हमारे साथ जुड़े। तो ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर जो तमाम चिंताएं आरटीआई से सामने आई देश के सामने, हमने उस पर बात की। इस बीच आरटीआई को लेकर देश भर में जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। सरकार नहीं तो सूचना नहीं, दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने आरटीआई का जवाब तो नहीं दिया। उसने कहा है कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं, इसीलिए आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा सकता। दिल्ली के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता एसएच बंसल ने आरटीआई डालकर दिल्ली के पर्यावरण विभाग से पूछा था कि दिल्ली में कितने जोहड़ है और क्या उन जोड़ों पर अतिक्रमण है, इसका जवाब दिया जाए। तो जो पर्यावरण विभाग उसने 30 दिन के अंदर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक पत्र लिखकर एसएच बंसल को सूचित किया कि पर्यावरण विभाग और वन विभाग में इस समय कोई मंत्री नहीं है, इसीलिए आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा सकता, जो कि आरटीआई कानून का सरासर उल्लंघन है। सूचना के अधिकार कानून का ये ताकत ही मानिए जिसमें एक विधवा जो आतंकवादियों के गोलियों के निशाना बन गए थे, उनके पति, उनको 30 साल बाद 9 लाख का मुआवजा मिला है। जी हाँ, आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा देती है और उन्हें पेंशन भी देती है, लेकिन
एक्सप्रेस रानी जो अमृतसर की थी, उन्हें कोई ना ही मुआवजा मिला और ना ही पेंशन मिल रहा था। सूचना के अधिकार कानून पर काम कर रहे एक आरटीआई कार्यकर्ता को जब अपनी आप बीती बताई तो आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगा करके सरकार से सवाल जब पूछा, तब जो पूरा अमला था उसमें हड़कंप मच गया और फिर जाकर के उन्हें 30 साल बाद 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के लिए दोनों के लिए अलग अलग कानून। वैसे महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर लोकायुक्त भी है और उप लोकायुक्त भी है, लेकिन सूचना अधिकार कानून से दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि पिछले 5 सालों में लोकायुक्त की जो शिकायतों है, उनका जो निपटारा होता है, उनकी संख्या में कमी आई है। उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है कि लोकायुक्त में जो शिकायतें पहुंचती है उसका निपटारा नहीं होता। अगर हम सिर्फ 5 साल का जिक्र करें 2000 से 2005 के बीच, तो इन 5 सालों में 10,000 शिकायतें लोकायुक्त के पास पहुंची और सिर्फ निपटारा हुआ मात्र 2,000 शिकायतों का। इसीलिए लोग शिकायत नहीं करते, जो शिकायत करते हैं उनका निपटारा नहीं हो पाता है। रूपनगर पंजाब में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगा करके रूपनगर में जो अवैध खनन चल रहे हैं उसका खुलासा किया है कि रूपनगर में किसी भी तरीके का खनन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए कानून ही नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो खनन माफिया है, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिल करके और नेताओं के साथ मिल करके खनन कर रहे हैं और करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 11000। हमारा ईमेल आईडी और हमारा ट्विटर हैंडल का एड्रेस भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप उस पर भी हमारी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं, हमें उनका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।